बराह रास्त आपको लिए चलेंगे दुबई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले जब थोड़ा आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तोरखम में जलसा किया और तोरखम में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि अभी अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब को कि आप इलेक्शन ना करवाएं, आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं। 50% वहाँ पे पख्तून है अफगानिस्तान में, और जो गनी हुकूमत थी उसमें 7% के करीब पख्तून जो थे वो गवर्नमेंट में शामिल थे। लिहाजा एक बड़ी डिस्पैरिटी थी। तो हमने उस वक्त ये जोर दिया कि आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं ताकि एक स्टेबिलिटी आए। अशरफ गनी साहब उस पर नहीं माने, बल्कि हमारे से नाराज़ हो गए, बड़ी उन्होंने जो है वो बातें भी की। उसके बाद आकर दूसरा जो हमारा था मरहला, उसमें ये हुआ कि हमने कोशिश की कि सारे अफगान दड़ों को इस्लामाबाद में बुलाएं। वहाँ पे हमने कोशिश की कि ताजिक और उज़्बेक इन सब को हमने इकट्ठा किया और हमने कहा कि वहाँ पे इनको बिठाएं। इस जो कॉन्फ्रेंस थी इसके ऊपर इसको भी सबटाज किया अफगानिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत ने। और जब हमारी मुलाकात हुई उज़्बेकिस्तान में अशरफ गनी साहब के साथ, तो वो बड़े नाराज़ थे कि आपने क्यों हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को वहाँ पे बुलाया। और उन्होंने कहा हम इतने अरसा यहाँ लड़ेंगे, हमारी जनरेशन लड़ेगी, ये वो लड़ेगी। हर बंदे को पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन सवाए अशरफ गनी के और एक दो उनके जो चमचे कटचे थे उनके अलावा बाकी सबको पता था कि वो जा रहे हैं। फिर उसके बाद तालिबान आ गया, फॉल हो गया। अब देखें, अब हम अमेरिका को, वेस्ट को हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखें, अफगानिस्तान के अंदर एक हुकूमत वहाँ पे अब आ गई और जो मेजॉरिटी पख्तून गवर्नमेंट है वो वहाँ पे बन गई है। हम एक तरफ जो है वो तालिबान से बात कर रहे हैं और हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं। ताजिकिस्तान में गए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ पे जो ताजिक प्रेसिडेंट हैं इमाम अली जो हैं वो ताजिक्स के बड़े सरकर्दा रहनुमा समझे जाते हैं, फादर ऑफ ताजिक समझे जाते हैं। उनसे हमने बड़ी डिटेल बात की और हमने उन्हें कहा कि आप इसमें तालिबान के साथ जो ताजिक हैं और उज़्बेक हैं उनको वहाँ पे शामिल होना चाहिए हुकूमत में। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम वेस्ट को और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास दो चांसेस हैं। या तो ये है ना कि हम बैठ जाएं और अफगानिस्तान को वेट करें। वेट क्या करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी अगर पिछले आप बजट्स उठा के देखें तो 70% बजट अफगानिस्तान का फॉरेन एड के ऊपर। तो होगा क्या कि ये जो गवर्नमेंट है ये वहाँ पे बैठ जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, कंधार में एक और हुकूमत में आ जाएगा, नंगरहार में एक और आ जाएगा, हेलमंद में कोई और आ जाएगा, काबुल में कोई और आ जाएगा। उसके नतीजे में ये सारा इलाका जो है यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कदम जमा लेंगी, चाहे अल-कायदा हो, चाहे दाइश हो, चाहे कोई हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, उसको हम सहारा दें। और हमारा अपना प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि डॉलर जो है उसकी कीमत ऊपर गई और उसकी बड़ी वजह ये थी कि डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। हमारी जल्दी है, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ उसमें स्टेबिलिटी आए और अब हमने उसको अपने तौर के ऊपर रोका भी है डॉलर को। लेकिन दूसरी तरफ आप जब अभी भी हम 5 अरब रुपया अभी फिर हम अफगानिस्तान को एड दे रहे हैं और इसका मकसद यह है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो सस्टेनेबल रहे, वो एक मजबूत हो और उसको ताकि एक मरकज़ी हुकूमत रहे जिससे आपके रिलेशनशिप हो। तो ये अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ हम तालिबान के साथ इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं कि आप बाकी ग्रोहों को साथ शामिल करें, दूसरी तरफ हम अमेरिका और वेस्ट को कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को तगड़ा करें और इसकी हमें रिकग्निशन और जो बाकी फेसेस हैं उनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तीसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम अकेला फैसला नहीं करेंगे रिकग्निशन का, हम जो खित्ते के ममालिक हैं उनको साथ लेके हम चलेंगे। और अभी तक जो हमारी पॉलिसी है वो एग्जैक्टली यही है और इसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आज ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मामला है कि महंगाई हो गई है और ये हो गया। अब आप सब लोग दुबई में हैं, महंगाई हर जगह हुई है। आप दुबई में भी महंगाई हुई है, लंदन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए 500% वहाँ पे गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। मसला ये है कि ये जो कोविड में
तमाम दुनिया की मईशतें जो हैं उनको झटका पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने जिस तरीके से इमरान खान की क़यादत में हमने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने इस बला के सामने एक स्ट्रेटजी खड़ी की और हम इसमें कामयाब हुए। पाकिस्तान और चंद ममालिक में शामिल है जो कोविड से बहुत कम इफेक्ट। हमारे हमसाए में हिंदुस्तान का हाल देखिए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मौत हुई कि उनको आखिर में फिगर्स छुपाने पड़े। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ पे कोविड को डील किया, उसे पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। पाकिस्तान ने डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो वसाइल थे वो भी उतने ज़्यादा नहीं थे, और हमारे पास 26 फरवरी को जब पहला केस आया था कोविड का, हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे। हम मास्क इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे सैनिटाइज़र शॉर्ट हो गए थे। ये और विद इन 7 मंथ्स अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमने जो अपना ये सारा सिलसिला शुरू किया, 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान कोविड मटेरियल का वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर बन गया मुल्क का। हम पूरी दुनिया को मास्क हम दे रहे हैं, पीपीज हम दे रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइजर्स हम दे रहे हैं, हमने अपने वेंटिलेटर्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए, और उसके बाद हमने अपने पी पाइप्स बना लिए। हर चीज़ जो कोविड में थी हमने अपनी बनाना शुरू कर दी। जो 26 फरवरी 2020 को हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। तो अंदाज़ा लगाइए हमारी इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने ये काम किया और शो किया कि जब पाकिस्तान में हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कैसे होती हैं। अब हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमारी ये दूसरा मुसलसल साल है जबकि हमारी गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। इस साल हमारी शुगर केन की बम्पर क्रॉप है, हमारी मेज़ की बम्पर क्रॉप है, मकई की। हमारा जो आम हुए इस साल वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हम आमों की कर सके। इसके बाद हमारा जो किन्नो इस साल आने वाला है वो दोबारा बम्पर है। 1100 अरब रुपया सिर्फ जो है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी में हमारी गया पिछले 1 साल के अंदर, जो बहुत एक मेजर, जिसके नतीजे में आपने देखा हमारे मोटरसाइकिल्स की जो बिक्री थी वो तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गई। हमारे ट्रैक्टर्स जो हैं वो 2 गुना वहाँ पर जो है उनकी बिक्री हुई। इसी तरीके से हमारे जो एक आम गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ स्पेशली, उनकी बिक्री में बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर मार्केट जो थी वो देहाती मार्केट थी। रूरल एरियाज़ में हमारा ये जो 1100 अरब रुपया गया उससे बहुत खुशहाली आई और बड़े लोग जो हैं वो बेहतरी। इसी तरीके से जो टेक्सटाइल सेक्टर था, फैसलाबाद में अगर आप में से कोई है, हमारी लूम्स मुकम्मल बंद थी 2018 में। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2023 तक के भी हमारे पास ऑर्डर लेने की 2023 तक भी हमारी गुंजाइश खत्म हो गई है। इतने ज़्यादा हमारे पास टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी वो फुल बूम के ऊपर है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर जिसमें बहुत तरक्की हुई है वो हमारी तामीरात है, कंस्ट्रक्शन में पिछले 14 महीनों में तकरीबन 600 अरब रुपए यानी 597 अरब रुपया है टोटल। तो 600 अरब रुपया जो है उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने तकरीबन 3 लाख नौकरियां जो हैं वो प्रोड्यूस की। उसके बाद जो हमारा पीटीआई का एक सबसे बड़ा हमेशा कंसर्न रहता है और सबसे ज़्यादा हमने काम किया है, हमें बड़ा फ़ख्र है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी रेमिटेंसेस जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने दी हैं। और यही वजह है कि हमारा बहुत एम्फेसिस है इस वक्त, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है तो वो असल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंट्रीब्यूशन के ऊपर खड़ी है। और आपने जब भी हमने आप देखें कि जब से प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत आई है, हर कैबिनेट में हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के ऊपर बात की है। तकरीबन इस वक्त तक 16 से 20 हज़ार जो कैदी हैं वो पाकिस्तान में वापस गए हैं। ये कौन से कैदी थे? जो छोटे छोटे जराइम में जो थे वो जेलें काट रहे थे। कभी पाकिस्तान में किसी एम्बेसी ने, पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने इन प्रिजनर्स के ऊपर वो नहीं जोर दिया जो हमने दिया। अब सारी एम्बेसीज जो हैं, हमारे कौंसल जनरल साहब बैठे हैं, इनको पता है कि कितना एम्फेसिस है प्राइम मिनिस्टर साहब का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर। हमने ओवरसीज़ प्रिजनर्स को पाकिस्तान से बाहर हमने हर जगह के ऊपर
लोगों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और अहमियत है। हमने जहाँ पे भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किल में आया है, हमारी एम्बेसीज पहली बार उनके साथ मुकम्मल खड़ी हुई। हमने प्रिजनर्स को वापस लेके गए हैं, उनके मसाइल जो हैं उनको हल करने हम और पाकिस्तान को दे सके, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक कदम होगा जिसकी तरफ जो है वो हम बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे कल जो है वो बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है नीटलेस। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा हो, क्रिकेट हम सबको जोड़ती है, चाहे वो लाहौर हो या गवादर हो या वो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे मर्द एरियाज हों या कराची हो। अगर पूरे पाकिस्तान को कोई एक चीज़ जोड़ती है तो वो क्रिकेट है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों के जो दिल हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों के जो दुआएं हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हैं, और हम तमाम इस बारे में बड़े समझिए कि एंथुसियास्टिक हैं, सारे पुरजोश हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीते, और ये पाकिस्तान की खुशियों में इजाफा करेगा। और आई वांट टू यो से कि पाकिस्तान की टीम को कि आप पाकिस्तान का फ़ख्र है और आप प्लीज़ मेक अस प्राउड। क्रिकेट की आपने बात की, तो पाकिस्तान इंडिया सीरीज के लिए आप कोई प्लान बना सकते हैं? तो तैयार है पाकिस्तान टीम अगर इंडिया किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे कहीं और खेले? आखिर में तो इंडिया पहले तो इंडिया ही भागा था, तो अभी देखिए हम हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें इमरान खान क्या कह रहे हैं, पहले हम क्या कहते हैं कि अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, एक तरफ इंडिया जो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो होगी, दूसरी तरफ चाइना होगा, और हम एक कॉरिडोर दे सकेंगे मुल्कों को जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा और फिर आगे यूरोप को कनेक्ट करेगा। सो पाकिस्तान बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारा रिलेशनशिप विद इंडिया इंप्रूव्स। बट मसला वहाँ पे ये है कि वहाँ पर एक मुस्लिम कुश हुकूमत है। नरेंद्र मोदी की जब से वो वहाँ पे आए हैं, और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, कि पूरी दुनिया के जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो अभी आसाम हो, चाहे वो कश्मीर हो, हर जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी ने मिनॉरिटीज़ और ख़ुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया है, और उनकी जो एटीट्यूड है उसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। वरना इस वक्त इमरान खान ने पॉपुलर है आम हिंदुस्तान के आदमी में। आज मेरा ख्याल है इमरान खान अगर दिल्ली में जलसा करे तो नरेंद्र मोदी से बड़ा जलसा वो कर सकता है। तो जितनी पॉपुलरिटी है इमरान खान की इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम में, बड़ा मौका था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने का, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से हम ये जलसा जो ताल्लुकात हैं ये हम बेहतर नहीं कर पा रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर हिंदुस्तान के आम आदमी को सोचना चाहिए कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। कश्मीर को आप सोल्यूशन दें, आज़ादी दें, और कश्मीर जो है उसको आज़ादी आप देंगे तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान का भी फ़ायदा होगा, और कश्मीर के अवाम का फ़ायदा होगा कि वो अपना फैसला खुद कर सके। सर इसमें अभी प्रेस मीटिंग में एक बड़ा जो इशू था वो डिस्कस शायद हुआ नहीं। आपने सांसद कहते हैं कि पाकिस्तान ओवरसीज जो है वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के माशी स्ट्रक्चर में। ओवरसीज के लिए अभी आपने एक पॉलिसी जो है वो ऑनलाइन किया है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो बड़ा आपने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। ये देखिए हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत कदम उठाए। सबसे पहले आप देखें, आपको इनहेरिटेंस के लिए वापस नहीं आना पड़ता। इनहेरिटेंस के लिए आपको वापस जाना पड़ता था, कोर्ट में केस करना पड़ता था, वो 5 साल उसमें लग जाते थे, अदालतों में धक्के खाते थे। इनहेरिटेंस का मसला आपका ख़त्म हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन नादरा के ऊपर अप्लाई करके अपनी विरासत का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब जो पावर ऑफ अटर्नी के लिए जो हो रहा था कि एक एम्बेसी, स्पेशली जैसे कनाडा जैसे जो मुल्क हैं, वहाँ पे ये होता था कि एम्बेसीज बड़ी दूर है,